हेलो गाइस, वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखो, जैसा आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा, विलियन। इस विलियन वाले चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ भी चुके हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, देखिए 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात हमने की थी पिछले लेक्चर के अंदर। वाष्प दाब और क्वथनांक, हिमांक और परासरण दाब। ठीक है, 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, जिनमें से वाष्प दाब में कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए हम वैसे तो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी बता देता हूं दोबारा, क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक जनरली हम बात करें तो किसी भी द्रव के लिए बोल सकते हैं कि भाई जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव उबलने लग जाए, किसी भी टेम्परेचर पर जिस पर वह द्रव उबलने लग जाए, उस द्रव को क्या कहलाता है? क्वथनांक। ठीक है, अगर हम बात करें वाष्प दाब की फॉर्म में तो देखिए कोई भी द्रव है, द्रव की क्या बनती है? वाष्प, और वाष्प क्या लगाती है? वाष्प दाब। ठीक है, जब हम किसी भी द्रव को गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा? वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प अधिक बनेगी, वाष्प अधिक बनेगी, तो वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब जो है वो भी बढ़ेगा। जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसकी वाष्प अधिक बनेगी, और जब वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है गाइस? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और जब वायुमंडलीय दाब के बराबर किसी भी द्रव का वाष्प दाब हो जाता है तो वह टेम्परेचर, वह निश्चित न्यूनतम तापमान जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्वथनांक। ठीक है, तो बात करते हैं क्वथनांक से संबंधित कि क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम विलयन बनाते हैं। ठीक है, देखिए यह है, मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब, 1 atm। ठीक है, इस लेवल की बात करते हैं। ठीक, ये है मान लीजिए विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है ये। इस विलायक में हमने मिला दिया कोई भी विलेय, मतलब बन गया क्या? विलियन। क्या बन गया? विलियन। अब इस विलियन का वाष्प दाब हमको पता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलियन जो बनता है उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गया विलियन। विलियन का वाष्प दाब मान लीजिए ये रहा। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि विलयन का या विलायक का किसी का भी अपन दाब बढ़ाए तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, बिकॉज द्रव है और द्रव को उबालेंगे तो अणु दूर होंगे, अणु दूर होंगे तो सतह छोड़ने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे वाष्प दाब बढ़ेगा।
ठीक है। चलिए हमने बात करी इसकी कि भाई विलायक का वाष्प दाब बढ़ाया और ताप बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। यानी कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा इसके लिए, विलायक के। मान लीजिए शुद्ध विलायक है तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है, इसका क्वथनांक जो है उसको क्या बोलते हैं हमने, टी नॉट बी। ठीक है। चलिए अब विलयन की बात कर लेते हैं कि विलयन में जब अपन टेम्परेचर दे रहे हैं तो शुरुआत यहां से होगी, और शुरुआत यहां से होगी तो हमको एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलयन को ये ताप देना पड़ेगा, यानी कि अगर हम बात करें इसको तो टी बी बोल सकते हैं। अब देख सकते हो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस देखने से ही पता चल रहा है कि विलायक के लिए हमको कम ताप देना पड़ रहा है और विलयन के लिए अधिक ताप देना पड़ रहा है। किस चीज के लिए, इनके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है कि विलयन का क्वथनांक यहाँ ज्यादा है, विलायक का क्वथनांक यहाँ पर कम है। अब ये जो डिफरेंस बचा, ये विलयन का क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाएंगे तो ये डिफरेंस बचेगा हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा टी। अब P फॉर बॉइलिंग पॉइंट, देन यहां भी क्या लगा देंगे P, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो कैसे हुआ। ठीक है गाइस, यदि हम बात करें कि विलायक के अंदर हमने 2 मोल मिलाए, विलय के 2 मोल विलय मिलाने से विलयन ये बन गया। अगर मैं कहूं कि विलय मिलाने से वाष्प दाब में इतनी कमी हुई तो और ज्यादा विलय मिला देंगे तो वाष्प दाब में और ज्यादा कमी हो जाएगी, यानी कि विलयन का वाष्प दाब और डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब और ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब विलय जितना ज्यादा मिलाते जाओगे, विलय की मोलों की संख्या या विलय की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही ये गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि जो वाष्प दाब है उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको और ज्यादा ताप देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसको एक ग्राफ की माध्यम से अपन समझते हैं, वाष्प दाब और क्वथनांक में उन्नयन में क्या क्या संबंध है। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए अब जो हमारी बुक में ग्राफ दिया जाता है उससे अपन समझते हैं कि किस तरह से इसमें वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन में संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए एक ग्राफ बनाते हैं अपन। ये देखिए, मान लीजिए इधर ले रहे हैं अपन क्या, वाष्प दाब, और इधर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, ताप। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया अपन ने, टेम्परेचर, और वाई पे क्या लिया, वाष्प। अब जो वाष्प दाब है ताप बढ़ाने पर कुछ इस फॉर्म में बढ़ता जाता है। क्लियर। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो विलयन का वाष्प, सॉरी जिस भी द्रव की हम बात कर रहे हैं उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यहां से मान लीजिए ये है एक वायुमंडलीय दाब, ये है एक वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम। ठीक है, अब हमको ये भी चाहिए पता है, मान लीजिए इसको अपन विलायक बोल देते हैं,
ये किसके लिए है, मान लीजिए विलायक के लिए। तो हमको पता है कि विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक टेम्परेचर पर विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा, ग्राफ कुछ सेम प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए विलयन का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए एक ऐसा निश्चित न्यूनतम ताप, देखिए मान लीजिए इस ताप पर, देखिए इस ताप पर जिसको हम बोल रहे हैं T0B, इस ताप पर जो विलायक का वाष्प दाब है, चेक कर सकते हो ग्राफ के द्वारा, किसके बराबर हो गया, 1 atm के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसी टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब कहाँ है, इसी टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब यहाँ है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि इस टेम्परेचर पर हम विलायक के वाष्प दाब की बात कर रहे हैं तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, लेकिन विलयन का वाष्प दाब 1 atm के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमको इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए किस टेम्परेचर तक, कुछ इस तरीके से देखिए, यहां इस टेम्परेचर तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और जिससे हम देखते हैं कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसको हम बोल रहे हैं विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। T0B क्या है, विलायक का क्वथनांक, और TB क्या है, विलयन का क्वथनांक। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई है, इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टीबी। यानी कि डेल्टा टीबी क्या है, जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है, वो है डेल्टा टीबी। क्लियर। किसी भी एक टेम्परेचर पर, किसी भी एक टेम्परेचर पर जो ये वाष्प दाब में अंतर है, इसको कह सकते हैं हम डेल्टा पी। डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। देखिए, देख सकते हो वाष्प दाब में अवनमन। अब देखिए वाष्प दाब में अवनमन जो है वो इस ग्राफ से देखने पर पता चल रहा है कि सीधे सीधे ये डेल्टा टीबी के समानुपाती दिख रहा है। चेक करके देखते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए विलेय और मिला दिया मैंने, विलेय और मिलाने से क्या होगा, ग्राफ कुछ यहां से प्राप्त होगा। जब यहां से प्राप्त होगा तो इसी टेम्परेचर पर, इस पे देख लो, इस पे देख लो, यहां देख लो, कहीं भी देख सकते हो कि इसी टेम्परेचर पर अब ये जो अंतर है कुछ इस तरह से यहां से प्राप्त होगा। यानी कि डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ गया, डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ गया, तो डेल्टा पी का मान भी बढ़ गया। यानी कि अगर मान लीजिए विलेय ज्यादा ज्यादा मिलाते हैं तो क्वथनांक में भी वृद्धि होती है और वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा ज्यादा होती चली जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डेल्टा पी के। चलो ग्राफ समझ में आ गया होगा। देखिए हम कह सकते हैं ग्राफ से स्पष्ट है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ग्राफ से
स्पष्ट है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी मतलब क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के सीधे समानुपाती होता है। अब वाष्प दाब में कमी कब हुई थी? जब हमने विलायक में विलेय मिलाया, और हमको पता है कि विलेय की मोल भिन्न बढ़ने के साथ साथ डेल्टा पी का मान भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? हम जानते हैं कि डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मानूं तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और डेल्टा टीबी अगर हम समानुपाती हटाएंगे तो बराबर लगाने के लिए एक स्थिरांक लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे के। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन कि एक्स बी की वैल्यू क्या है। एक्स बी क्या है? विलेय की मोल भिन्न, और विलेय की मोल भिन्न क्या होती है? एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मान लीजिए कोई दो ए और बी दो अवयव हैं, विलेय और विलायक। मैं पहले दोबारा बता देता हूँ, आगे हम हमेशा पिछले वाले टॉपिक में भी यही किया था और आगे से भी ए को हमेशा विलायक मानना है और बी को विलेय। ठीक है, तो देखिए विलेय के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, तो उठा के मान रख देंगे डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अतः डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे। अत्यंत तनु याद कीजिए कल का टॉपिक, कल के टॉपिक को देखिए। पिछले टॉपिक में देखा था हमने कि अत्यंत तनु विलयनों के लिए एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए होता है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं। क्या के इंटू एन बी अपॉन एन ए लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एन बी को हमने नेग्लिजिबल मान के, नगण्य मानकर छोड़ दिया। ठीक है, देखिए आगे इनकी वैल्यू रखेंगे अपन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए सोल्व करेंगे। के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के इंटू एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखिए के इंटू एम ए, इसको हम लिख सकते हैं के बी। नया स्थिरांक है के बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए। देखो के बी एक स्थिरांक है, एम ए क्या है यहाँ पे? विलायक का द्रव्यमान, और विलायक तो हम लेंगे ही लेंगे विलयन के लिए, और विलायक जब स्थिर है, निश्चित है, तो उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान भी निश्चित मान होगा, यानी कि वो भी नियतांक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान एक नियतांक है, निश्चित मान है, इसलिए उसको हमने गुणा करके नया स्थिरांक दे दिया के बी। बताऊंगा अभी क्या है ये। और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या हो गया? डब्ल्यू बी बटे एम बी, एन बी हो गया, और डब्ल्यू ए क्या हो गया?
विलायक का द्रव्यमान। याद कीजिएगा कि हमने जब सांद्रता की इकाइयां पढ़ी थी उनमें से कौन सी इकाई थी जिसका मान NB/WA था। NB/WA विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। याद करो क्या होता है, मोललता। क्या होता है, मोललता। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल m, मोललता। ये लीजिए, आपका क्वथनांक में उन्नयन का टॉपिक हो गया। ये समीकरण नंबर डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं। समीकरण नंबर 3। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। देखिए दोबारा बता देता हूं कि डेल्टा टीबी और डेल्टा पी में रिलेशन कहाँ से आया था, ग्राफ से। और हमको पता है डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि समीकरण इन दोनों को मिलाने से एक नया संबंध बन गया। नया संबंध बन गया, स्थिरांक रखा। स्थिरांक रखने के बाद एक्स बी की वैल्यू रखेंगे। रख दिए एक्स बी की वैल्यू। इसको रखने के बाद हमको पता है कि अत्यंत तनु विलयनों के लिए एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए होता है। ठीक है, मान रखते गए। सेम कल की तरह हमने WB/MB के रूप में रखा और लास्ट में ये मोललता वाला टॉपिक निकल के आ गया। कल नहीं था ये मोललता जैसा टॉपिक कुछ, तो ये ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, लास्ट समीकरण हमारा समीकरण नंबर 3 निकल के आता है। आगे इसको फिर अपन, अब ध्यान हो तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि हमारा लास्ट टारगेट क्या रहेगा, विलेय का अनुभार ज्ञात करना। विलेय का अनुभार इस फॉर्मूला से, समीकरण नंबर 3 से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको उतार लें। उतारने के बाद फिर आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसी का ही कंटिन्यू है। ठीक है, नया टॉपिक मतलब इसी का कंटिन्यू, विलेय का अनुभार निकालेंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। उतार लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन एवं विलेय के अनुभार में संबंध। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल्टा टीबी, और विलेय का अनुभार क्या है, एमबी। विलेय का अनुभार क्या है, एमबी। इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमको। ठीक है, देखिए हमने लास्ट में समीकरण 3 निकाली थी, उसका दोबारा लिख देते हैं हम यहाँ पे। समीकरण 3 से क्या था, डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम बोले तो मोललता। एम क्या है यहाँ पे, मोललता। मैंने वहां नहीं लिखा था, एक बार तुम नीचे लिख लेंगे पहले इसमें कि यहां केबी क्या है। केबी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एम क्या है, मोललता। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ये है अपना समीकरण 3। यहां एम की वैल्यू रखेंगे अपन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू, देखिए आप एम का मान रखेंगे जो हमने वहां से हटा दिया था, एक बार दोबारा रख देंगे इसको, WB अपॉन MB इंटू WA। अब WA किस में दिया जाता है, ग्राम में दिया जाता है। ठीक है, उसको किस में लेना है हमको, ग्राम वाले को किलोग्राम में। अब किलोग्राम में लेंगे तो WA में किसका भाग देंगे अपन,
1000 का, तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टीबी। इसको ढंग से एक बार सेट करके रख देते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, और एक बार फिर से यहाँ पर क्या क्या है पैरामीटर्स, उनके नाम लिख देंगे। या के बी क्या है वो लिख चुके हैं, एम क्या है लिख चुके हैं, डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है और डब्ल्यू ए क्या है। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान यानी भार। एम बी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और फाइनली हम क्या निकालते हैं इसमें से, एम बी। एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, ये निकाला जाता है। एम बी इज इक्वल टू, देखिए एम बी को हम ले जाएंगे ऊपर और डेल्टा टी बी को नीचे, और कुछ चेंज नहीं करना है। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, और अब लास्ट में लिख देंगे, ये मान लीजिए समीकरण 4 है, ये समीकरण हो गई हमारी 5। तो उपरोक्त समीकरण 5 की सहायता से क्या लिखेंगे, विलेय का या अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हम अणुभार निकाल सकते हैं विलेय का, अगर हमसे विलेय का अणुभार पूछता है तो। ठीक है, देखिए क्लियर हो गई बात, इसको उतार लेंगे कंप्लीट। यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उतारने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले मैं आप लोगों को केबी की परिभाषा बता देता हूं। मूल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, एक बार इसको उतार लो, वीडियो पॉज करेंगे और उतारेंगे। ठीक है, उतार लिया, चलो अब हम पढ़ रहे हैं केबी, मोलम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है। ठीक है, समीकरण हमने 3 पढ़ा था। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केपी इंटू एम। देखिए केपी क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, ये लो जी, ये तो हो गया मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब मात्रक की बात करते हैं, किसका, केबी का मात्रक। केबी का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए केबी इज इक्वल टू, यहां से रखेंगे डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर
ये मत समझना कि डेल्टा टी बी तो साहब टी बी माइनस टी नॉट बी है। अब टी बी माइनस टी नॉट बी बोलो साहब केल्विन में से केल्विन घटा दूंगे, हट जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, नहीं होगा। घटाने और जोड़ने से कभी भी यूनिट नहीं बदलती है, गुणा करने और भाग देने से यूनिट बदलती है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे हमने 10 केल्विन में से 5 केल्विन घटाया तो क्या बचा 5 केल्विन। तो ये थोड़ी करेंगे 5 बचा, 5 का मतलब 5 क्या है तो केल्विन बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब डेल्टा टी बी का मात्रक हो गया केल्विन। ये लो जी, मोललता का मात्रक क्या है, मोल प्रति किलोग्राम। तो इसको हम क्या लिख देंगे, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, यदि एक मोल विलेय को 1 केजी विलायक में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 1 केल्विन बढ़ जाता है तो Kb इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब यदि 1 मोल 1 किलोग्राम में घोला तो मोललता क्या हो गई, 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और डेल्टा टी भी क्या हो गया यहाँ पे 1 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा टी बी सॉरी के बी क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 केजी पर मोल। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि देखिए मैं लिख देता हूं डेल्टा टी बी अपॉन एम इज इक्वल टू के बी है, यदि m इज इक्वल टू 1 हो। क्योंकि देखो विलेय कितना लेना है, विलायक कितना लेना है, ये हमारे हाथ में है ना। विलेय और विलायक की मात्रा हमको पता है, कितनी लेना चाहते हैं हम वो ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा टी बी यानी क्वथनांक कितना बढ़ेगा ये हमको नहीं पता। तो यदि m इज इक्वल टू 1 हो तो के बी क्या हो जाएगा बराबर डेल्टा टी बी। तो यहां से हम इसकी परिभाषा निकालेंगे, यहां से इसकी परिभाषा निकालेंगे कि यदि 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए तो यदि 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाए तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उस विलयन का या उस विलायक का क्या कहलाती है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। चलो उतार लेंगे इसको, पहले तो एक बार ये उतारेंगे मात्रक, फिर इसकी परिभाषा उतार। अगर इसको समझने में फिर भी दिक्कत हो रही है तो आगे मैं इसमें पेज डाल रहा हूँ कंटिन्यू, उन पेज में से पूरा टॉपिक उतार सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए, ये है अपना टॉपिक और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन को स्टडी करनी है, उतारना है। तो देखिए ये सबसे पहले तो क्वथनांक में उन्नयन जो है इसको उतार लेंगे। ठीक है,
इसको यहाँ से सबसे पहले तो क्वथनांक की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, क्वथनांक की परिभाषा। तो वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के ताप के बराबर हो जाए, ये कंप्लीट उतार के और फिर शुरू कर देंगे परिभाषा के बाद तुरंत ये कंटिन्यू सीधा सीधा उतार लो, कुछ नहीं करना इसमें चेंज। ठीक है, ये लीजिए, ये तुम्हें ग्राफ बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, ये विलियन का क्वथनांक दे रखा है, ये विलायक का क्वथनांक दे रखा है, ये वायुमंडलीय दाब दे रखा है, ये डेल्टा टीबी से डेल्टा पी डेल्टा टीबी है ना। तो ये सब कुछ जो है अपन एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ पे, एक एटीएम बताया था मैंने तुम्हें, एक एटीएम जो है वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर व्यक्त करते हैं तो एटीएम लिखते हैं, और एक एटीएम का मान होता है अगर बार में देखें तो 1.013 बार। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर बार में कितना होता है 1.013 बार, यानी कि बार का मान कम होता है, एटीएम का मान कम ज्यादा होता है। ठीक है, एटीएम की वैल्यू ज्यादा होती है। चलिए इसके बाद देखिए इसमें ये उतार लो, वीडियो को पॉज करके और ये उतार लेंगे, कंप्लीट उतार लेंगे इसको। ठीक है, जैसा तुम्हें समझाया था। ये उतारने के बाद उतार लिया। चलो उसके बाद देखते हैं, ये तीसरा अपना टॉपिक था, तीसरे पेज पे, मतलब ये टॉपिक है अपना क्वथनांक मूल्य और वास्तविक पदार्थ के अनुभार में संबंध। इसको उतारेंगे। उतारने के बाद देखिए NW × 1000/MB × W, ये क्या है, मोललता का मान हो गया। ठीक है, मोललता के बाद अपन देखेंगे इसमें, मोललता के बाद MB बराबर ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीबी का, कंप्लीट हो गया ये लॉजिक हो गया। उसके बाद MB कैसे निकालते हैं, MB निकालने के लिए MB = KB × WB × 1000, देखो एज इट इज है, अपॉन डेल्टा टीबी इंटू, देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे WA। ठीक है, WA लिख देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। इसको उतार लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके और उतार लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में दे रखा है हमको बेंजीन का क्वथनांक 353 केल्विन 0.23 केल्विन है। एक बार स्टील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। यानी कि तुमसे ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है। क्लियर? अब देखिए बेंजीन के लिए K का मान दे रहा हूं, K नहीं है, ये KB है। फिर बता देता हूं कैसे, अगर चलो मान लो गलती से भी प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका मात्रक चेक करना है। मैंने तो बताया था kg/मोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, KB। बेंजीन के लिए दे रखा है, यानी कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि कोई भी जब KB का मान दिया जाता है तो वो किसके लिए दिया जाता है, विलायक के लिए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, विलायक के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, वही दिया गया है वो सब कुछ। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अपन न्यूमेरिकल पे कि क्या दिया गया है। अपन को दिया गया है ये, अब देख एक चीज चेक करो, यहीं से देख लो, सॉल्व तुम खुद को करना है। ये देखिए MB जो अपना फॉर्मूला है, MB वाले फॉर्मूले के अंदर जो भी पैरामीटर हमको चाहिए, क्या वो दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये है अपने पास WA, क्या है यहाँ पे, WA। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले से चेक कर सकते हो, वो टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, यानी बेंजीन क्या है, विलायक TB, T0B।
फिर हमको विलयन का क्वथनांक दे रखा है टीबी। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर हम क्या बना लेंगे, इन दोनों से मिलाकर हम क्या बना लेंगे, डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी। इतना होने के बाद हमको क्या दे रखा है, चेक कर लेंगे ना, डेल्टा टी नॉट भी क्या दे रखा है 353.23 और विलयन का क्वथनांक यानी टीबी दे रखा है 354.11। ठीक है, वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को यानी कि विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, ये दे रखा है तुमको 1.80 ग्राम विलायक का द्रव्यमान WA। 90 ग्राम क्या दे रखा है, ये है WA ये है, और ये क्या है WB, ये क्या है WB। WB। चलो, विलयन का क्वथनांक दे रखा है आप लोगों को TB, विलायक का दे रखा है तुमको T0B, और बचा क्या फिर केबी डायरेक्ट दे रखा है। तुम्हारे पास इस सूत्र में से सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो, तो इस तरह से अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फॉर्मूला पुट करना है। देखो फिर बता देता हूं, ए और बी सबसे पहले पहचानो करो इस तरह के न्यूमेरिकल में, फिर उसके बाद में क्या करना है दिया गया है यहाँ विलेय बराबर अवाष्पशील विलेय और विलायक बराबर बेंजीन, यानी ए बराबर अवाष्पशील ए बराबर बेंजीन और बी बराबर अवाष्पशील विलेय। क्लियर हो गया? तो इसके बाद अपन को फिर जो जो मान दे रखे हैं वो लिखेंगे और फॉर्मूला में रखेंगे, अपना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह के न्यूमेरिकल हमारी बुक में और भी दे रखे होंगे पीछे, तो उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन अपन कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल करते रहें। ओके, चलो ठीक है।